औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रेस क्लब के तमाम उहदेदारान, मेम्बरान, सीनियर साहिबान और जो दोस्त अहबाब मेंबर वगैरह यहाँ पे आज के इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्शद साहब को रिक्वेस्ट करूँ वो आए और नात के लिए मियाँ अशरफ साहब। ठीक है, जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा मियाँ अशरफ साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और नात रसूल मकबूल सबसे मुस्तफ़िल करेंगे। मेल का दरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, किस्मत में मेरे चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातुबे तकदीर संगते हजूर लिख दे। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बता ऐ दुनिया, सच बता ऐ दुनिया, हम तेरा क्या लेते हैं, हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। जा मिले हमको न सुकून की दौलत, जब मिले हमको न सुकून की दौलत, तेरे दीवान तेरी महफिल को सजा लेते हैं, तेरे दीवान तेरी महफिल को सजा लेते हैं। सच बताए दुनिया,
सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताए दुनिया हम तेरा क्या लेते हैं, हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं। सीनियर साफ़ी मियाँ अशरफ साहब अपनी प्यारी आवाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ बयान कर रहे थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करता हूँ 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे बुज़दिल दुश्मन ने रात के वक्त पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा। और इस शब खून का उनका सिस्टम ज़ेन ये था कि हम उनके जो ब्रिगेडियर या जो जनरल उस टाइम उस ऑपरेशन के इंचार्ज थे, उनका ज़ेन ये था कि हम सुबह का नाश्ता जो है वो जिम खाना लाहौर में जाके करेंगे। लेकिन उनको मालूम ना था कि उनका वास्ता किस कौम से पड़ा है। ये वो कौम वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करती है, जो अगर सोई हुई हो लेकिन हुर्मत दीन पे, हुर्मत गैरत ईमानी पर और जिहाद पर जब भी खून माल जान देनी हो तो ये कौम सबसे पहले खड़ी होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अब मैं दावत सखुन दूँगा मरकज़ी नायब सदर डिस्ट्रिक्ट गुजार प्रेस क्लब नज़र हुसैन जलियानी साहब, वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नज़र हुसैन जलियानी साहब। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व अहदेदारान और पाकिस्तान के अवाम व फ़ौज पाकिस्तान को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज 1965 के 6 सितंबर के हवाले से ये प्रोग्राम है जिसमें हमारी पाक अफवाज ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर कामयाबी हासिल की। इसी हवाले से मसल्ला के अफवाज के साथ साथ इसमें फ़ज़ाई अफवाज है उसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है। तो मैं आज पाक फ़ज़ाइया के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इकबाल के शहीनों इन दिल वालों को सलाम, ए पाक वतन तेरे रखवालों को सलाम, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहें सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल नहीं, लगाने आग जो आए थे आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा लिए हमने। पाक फ़ज़ाइया 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने जंग का पासा ही पलट दिया। पाकिस्तान ने भारत के 113 जबकि भारत ने पाक फ़ज़ाइया के 73 तैयारों की तबाही का दावा किया। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जिस जुर्रत और शजाअत का मुज़ाहरा किया था उसको फरामोश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन फ़ज़ाइया को जिस तरह नाकाम और बेकार किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जंग 6 सितंबर 1965 में पाक फ़ज़ाइया ने भारत फ़ौज की कमर तोड़ दी, जिसके बायस पाक फ़ौज को दुश्मन पर बढ़तरी हासिल हुई। पाक फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया पहली मरतबा 1948 को आमने सामने हुए, जब स्कर्दू के ऊपर पाक फ़ज़ाइया के डकोना तैयारों को इंडियन फ़ज़ाइया के 2 टेम्पेस्ट तैयारों ने घेरे में लेकर गिराने की कोशिश की, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर मुख्तार डोगर ने अपने एक अफसर की शहादत और एक ज़ख्मी अफसर के बावजूद टेम्पेस्ट तैयारों की फायरिंग से शहीद और ज़ख्मी होने वाले दरिया सिंध के ऊपर नीची परवाज़ करते हुए तैयारे अपनी बेस पर उतारा और पहला 17 जुर्रत का मालिक बना। और
1965 से पहले पाक फ़ज़ाइया के F-86 सुपर ने 10 अप्रैल 1959 को एक इंडियन कैबना को मार गिराया जो ईद के रोज़ पाकिस्तान के इलाका रावलपिंडी के ऊपर तस्वीर उतारने के लिए घुस आया था। फ्लाइंग ऑफिसर यूनुस ने इस तैयारे को तबाह किया। 1956 तक पाक फ़ज़ाइया के ज़्यादा बुनियादी आलात और निज़ाम बरतानवी सिस्टम पर चल रहा था, लेकिन 1950 से 1960 के दौरान अमरीकी इमदाद ने पाक फ़ज़ाइया के सारे ढांचे को बदल कर रख दिया और पाक फ़ज़ाइया जदीद तरीन बुनियादों पर इस्तवार हो गई। अमरीकी F-86 सैबर B-55 हल्के बम्बारू और F-01 104 स्टार फाइटर ने पाक फ़ज़ाइया के इलाके का बेहतरीन फ़ज़ाइया बना दिया। खसूसन F-104 की रफ्तार और कारकर्दगी वाला कोई भी तैयारा इलाके के किसी भी मुल्क के पास ना था। अगरचे बाद मुबसरीन का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया तैयारों की कमी का सामना था। हकीकत यह है कि पाक फ़ज़ाइया को अमरीकी अमदाद की बंदिश का सामना था जो अमरीकी साख्ता इस्तेमाल कर रही थी। इसको तकनीक कहना चाहिए जिससे उन लड़ाका तैयारों के सर्विस के घंटे बजा दिए, लेकिन इसके बावजूद पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने माड़ीपुर, जमुनानगर, आदमपुर, पठानकोट पर कई मरतबा बमबारी की। जंग के आखिरी दिनों में कई मरतबा पाक फ़ज़ाइया के पायलट इंडियन फ़ज़ाओं में जाकर वापस आए। इसीलिए जंग ख़त्म होने के बाद एयर मार्शल असगर खान ने भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल को पाकिस्तान आने की दावत दी। ताकि वो आकर नुकसान देगा, जिसका दावा भारतीय मीडिया और हुक्मरान कर रहे थे और हकीकत इस दावे में किस कदर सदाकत है। पाक फ़ज़ाइया की ये दावत भारतीय एयर मार्शल ने कबूल ना की। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के बाद आलमी मीडिया को खुद दावत देकर अपने नुकसानात और भारतीय दावों के बारे में ब्रीफिंग दी, जो यकीनन पाक फ़ज़ाइया की असल कामयाबी थी। हम 1965 की पाक अफवाज जंग में शुहदा को खराज तहसीन पर पेश करते हैं और तमाम ज़िले इंतज़ामिया और पाकिस्तान की अवाम और अफवाज पाकिस्तान को मैं बावर कराना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का हर मेंबर मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ा है। जहाँ भी कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान व अहदेदारान अपनी जान, अपनी माल, अपने मकान, अपनी ज़मीन जायदाद उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे पुरजोश सीनियर सहाफ़ी मरकज़ी नायब सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब नज़र हुसैन जलियानी साहब, जो कह रहे थे यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहेंगे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन। इस दिन पाकिस्तानी तारीख़ में वो वाक़यात रोनुमा हुए जो रहती दुनिया तक एक यादगार हैं। एक ब्रिगेडियर साहब बयान करते हैं कि चविंडा का सेक्टर जो जंग अज़ीम दोम के बाद टैंकों की लड़ाई का सबसे बड़ा ग्राउंड था, या जिसे कहते हैं कि टैंकों की तबाही का सबसे बड़ा मैदान था। जंग के दिनों में वहाँ पे वो दुश्मन की अफवाज से दू बदू उनकी जंग हो रही थी। तो इसी इसना में सिवर वादी से दो छोटे नन्हे मुन्ने बहन भाई एक असील मुर्गा पकड़े हुए उनकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि अंकल, हमारे पास आपको या आपके फ़ौजियों को देने के लिए कुछ नहीं, ये मैंने एक असील मुर्गा पाला हुआ है, अगर इससे अगर आपकी फ़ौज जी सकती है तो ये मुर्गा मेरा आप साथ ले जाएं। देखने की सिर्फ बात यह है कि वो जज्बे, वो शौक़, वो इंसान की कदर सिर्फ उनको पता है जो उस ज़मीन से प्यार करते हैं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर।
अब मैं दावत सुकून दूंगा हमारे यंग सहाफ़ी सैयद ज़ैन अब्बास CEO पुकारे गुजरात न्यूज़। प्लीज़ डाइस में तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्याल करें। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। सदर आली वकार, दीगर मेम्बरान वाहदरान और दीगर मेहमान ख़ुसूसी, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब्बे कुशाई का मौका मिला है वो है यौम दिफ़ा पाकिस्तान। हिम्मत, जुरत और बहादरी से मिले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जुरत के इस दिन को यौम दिफ़ा पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। आलिए मर्तबत चश्मे फ़लक को वो दिन भी देखना पड़ा जब मेरा दुश्मन मुल्क टैंकों की फ़ौज लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरा मुल्क दुश्मन जनरल चौधरी का ये हाम ख्याल था कि वो हालत नींद में अफवाज पाकिस्तान को दबोच डालेगा, लेकिन वो ये जानता ना था, उसको ये खबर ना थी कि हमारी मिल्लत के रखवाले, मेरी सरहदों के मुहाफिज पिछली रातों को जाग कर आपके हजूर अपनी शहादतों की दुआएं मांगा करते हैं। सदर आली वकार, मेरी मिल्लत के जवान उठे, हिम्मत और बहादुरी का अलबादा हो रहा और चविंडा के मुकाम पर टैंकों का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना डाला और दुश्मन को बता दिया कि शेर की कुचार में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है, और ललकारते हुए बोले, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहाँ से, हमें तुम दिखाते हो नीचा जहाँ से, असल में तुम्हें रास इज़्ज़त नहीं है। कहो तो कोई और रुख भी दिखा दें, कहो तो कोई और रुख भी दिखा दें, अकेली हम में शराफत नहीं है। सदर आली वकार, 6 सितंबर 1965 के दिन हमने अपने दुश्मन को बता दिया कि कोई भी शख्स मेरे मुल्क की तरफ एक उंगली करेगा तो हम उसका हाथ उसके बाजू से अलहदा काट डालेंगे। जिस किसी शख्स या कौम ने मेरी मिल्लत की तरफ एक भी मैली आंख से देखा तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोच कर उसकी हथेली पर रख देंगे। तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ, हम गजनवी हम बुतशिकन, हम गजनवी हम बुतशिकन, तुम और हो हम और हैं, ए सोमनाथ ए बरहमन, तुम और हो हम और हैं। सदर आली वकार, मेजर अजीज़ भट्टी जैसे 20 नौजवानों ने हमारे मुल्क को बचाकर ये साबित कर दिया और ऐसी जुरत और ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया कि 17 दिन गुजर जाने के बाद कोई भी एक शख्स नहर पार ना कर सका। तो मैं ये फ़र्ज से कहूँगा, हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या है बंदूक किसे कहते हैं, तोप क्या है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। और पे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे यंग सहाफ़ी नया खून सैयद ज़ैन अब्बास, जो कह रहे थे कि जो भी इस मुल्क की तरफ गलत आंख से देखेगा तो हम उसके हाथ पाँव काट देंगे। ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला हर एक को दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ोए कातिल में है। अब मैं दावत सुकून दूंगा शहरियार साहब को कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले जी तमाम डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के सीनियर ओहदेदारान को, मेम्बरान को, सीनियर साहिबान को और जो लोग यहाँ तशरीफ़ हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से रखा गया है, तो सदर साहब मैं भी उसी हवाले से बात करूँगा और आपके सामने एक छोटा सा जिस तरीके से वो सारा हुआ था वो वाक़या पेश करूँगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिस वजह से हम लोग इसे इतना जोश व खरोश से और जिस वजह से मनाते हैं। तो 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपना मुसल्लह अफवाज कौमी यकजहती की बेमिसाल मुजाहरा किया और जंग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मुशर्रह राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला हुआ और इसका इरादा था कि वह सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेगी।
दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ का एक संग मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीख़ी मार्के की विरक गर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल मक्कार और अयार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीकी में हमारे वतन अज़ीज़ पर हमला कर दिया था। हमारी बेदार और ज़िंदा कौम ने इस मौके पर कौम यकजहती की बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाते देखा तो अपनी फ़ौज पर दबाव ख़त्म करने के बगैर ऐलान जंग के कश्मीर के जनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवान मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फ़ौजी जवान और अफसरों ने अपनी जानी कुर्बानियाँ करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ियों स्याह पर हमला किया तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग गए। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और स्क्रैप नज़र आ रहा था। पाक फ़ज़ाइया ने इतना शदीद हमला किया कि उनकी सड़क को छोड़कर और किसी पनाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने ख़ुद को संभाल कर इतनी बरक रफ्तार से जवाबी हमला किया कि भारतीय फ़ौज के औसतन ख़ता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मकामात पर हिंदुस्तानी फ़ौज के सख्त दबाव डालकर वहाँ से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर की कंपनी ने उन्हें बारूदों के शोले में घेर लिया। मेजर अजीज़ भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता के टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने तारीख़ी किरदार अदा करते हुए लाहौर की फ़िज़ाओं में दो बदो जंग में एक नई रकम तारीख़ की। पाकिस्तानी जहाज़ 6 सितंबर की सुबह मामूल की देखभाल के लिए कसूर लाहौर की फ़िज़ाओं में महवर थे। सुबह 4:05 पर उनकी नज़र भारतीय फ़ौज के एडवांस पर पड़ी जो एक समंदर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने लाहौर और सरगोदा को भी आगाह किया और दुश्मन के टैंकों और फ़ौज पर अल्लाह का अज़ाब बनकर टूट पड़े। इसी दौरान पाक फ़िज़ाइया के MM आलम ने हमला करके 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए। चंद मिनट के अंदर दुश्मनों का काफ़िला खाक में ढेर हो चुका था। तो सदर साहब, ये था वो वाक़या जिस वजह से कि पाकिस्तान यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मनाता है। असल में ये वो शहादतें थी जो पाकिस्तान की अफ़वाज ने अपने मुल्क पर निछावर की। हम सब में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का जज्बा है और आवाम सारी यही मानती है कि हम हर वक्त पाक फ़ौज के साथ हैं, क्योंकि कौम के असल हीरो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज के बगैर पाकिस्तान बिल्कुल भी कह लें अगर वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आज पाक फ़ौज सरहदों से हटा ली जाए तो शाम को दुश्मन हम पर काबिज़ हो जाएंगे। इसीलिए आखिर में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। टूट सकता हूँ मगर झुकना मंजूर नहीं, टूट सकता हूँ मगर झुकना मंजूर नहीं। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इसकी बात का गरूर है। छः सितंबर 1965 का दिन BBC का नुमाइंदा लाहौर के मज़ाफ़ात में और लाहौर की गलियों में अपनी सहाफ़ती ड्यूटी के दौरान कुछ वाक़यात बयान करता है। वो कहता है कि मैं चंद दिनों से आर्मी का एक रिलीफ फ़ंड लगा हुआ था एक चौक के ऊपर। वहाँ पे लोग अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ खाने की अशिया, कुछ कपड़े, कुछ उस ज़माने की रकम रेज़गारी दे के जाते थे। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक फ़कीर बुज़ुर्ग आदमी रोज़ शाम के वक्त, असर से मगरिब के वक्त वो आता, अपने खस्ता हाल कपड़ों की जेब से चंद सिक्के, कुछ नोट, रेज़गारी वहाँ पे जमा कराता और उसी कैंप की दूसरी साइड पे दीवार के साथ अपनी दूसरी जेब से सूखी हुई या उल्ली ज़दा रोटी लेकर पानी में डुबो कर खाता। मुझे इस चीज़ का सहाफ़ती तौर पे सस्पेंस हुआ कि आया ये शख्स कौन है। कहता है कि मैंने उस शख्स की जंग के दौरान 4 से 5 दिन तक बाकायदा मैंने कोई काम ना किया, उस बूढ़े शख्स का सिर्फ पीछा किया। मैं सुबह 7 से 8 बजे उस शख्स के पीछे रवाना हो जाता। वो शख्स पूरे लाहौर में हर दरवाज़े पे जाता, लोगों की झड़कियाँ खाता, लोगों की सलावातें सुनता, कहीं से 2 आने, 1 आने, 3 आने, 5 आने या कहीं रुपया मिलता, कहीं से कुछ खाने को मिल जाता, वो डालता। शाम को टूटा फूटा थका हारा उस फौजी कैंप में आता, अपनी जेब से वो सिक्के निकालता और जाकर वहाँ पे मौजूद ड्यूटी पे जो ऑफिसर था या MC उसको जमा कराता
और फिर आसमान की तरफ देखता हुआ उसी दीवार के साथ अपनी जेब से वो टूटी थकी हुई या कह लें खुश्क रोटी उबली ज़्यादा निकालता और पानी से भिगो के खा लेता। एक दिन उसको मैंने रोक लिया ये काम करने के बाद, उससे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे तू ये क्या करता है? और उसने आगे से जो जवाब दिया, कहता है कि उस दिन से मैं ये समझ गया कि पाकिस्तानी कौम ख्वाह वो छोटी है या बड़ा है या फ़कीर है या अमीर है, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कौम कभी भी मार नहीं खा सकती। उसका कहना था कि उस फ़कीर ने जो बात की, उसने कहा कि बेटा ना मेरे में खून है ना मेरे में ताकत है, जहाद का वक्त हो चुका, मेरे सदर ने जहाद का हुक्म दे दिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं भीख मांग के जो कुछ मैं जमा करूँ, जो मेरी पूंजी बने, मैं अपने लिए ना सोचूं, रात के वक्त जो बने उससे मेरी फ़ौज के लिए कोई एक रोटी बन जाए, 2 रोटियां बन जाए, 2 गोलियां बन जाए, कम अज़ कम रोज़े महशर या क़यामत में खुदा के हज़ूर में ये तो कह सकता हूँ कि अल्लाह कि मेरे पास वसाइल तो ना थे, लेकिन जितना मेरे पास में बन सकता था मैंने वो किया। सोचने की सिर्फ बात यह है कि आज वो लोग जिनके पास लाखों करोड़ों का माल मौजूद है, लेकिन वो अपना मुल्क के लिए कौम के निकालते हुए परेशान होते हैं कि हमारी औलादों का क्या होगा। वो ये सोच लें कि आपका माल सिर्फ वो माल है जो आपने खा लिया, जो माल आपने बचा लिया वो आपकी औलाद का है मरने के बाद, आपके रिश्तेदारों का है, या वो माल जो आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया वो माल आपका है जो आखिरत में आपको उसका सिला देगा। अब मैं दावत सुखन दूंगा मोहतरमा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैडम इफ़रा भट्ट साहिबा कि वो तशरीफ़ लाएँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो माएँ अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करती हैं, जो माएँ अपने बेटों को वतन पर कुर्बान करती हैं, देश की फ़ज़ाएँ उन्हें हमेशा सलाम करती हैं। मैडम इफ़रा भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ओहदेदारान को मेरा सलाम। यहाँ सॉरी भाई, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ओहदेदारान को मेरा सलाम। 6 सितंबर के हवाले से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। बड़ी कुर्बानियों के बावजूद हमें ये पाकिस्तान वजूद में आया। 6 सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान, 65वीं जंग, पाक फ़ौज के दलेर और शहीद और गाजियों को मेरा अकीदत बड़ा सलाम, जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए खून की लाजवाब कुर्बानियों के देकर वतन अज़ीज़ की दफ़ा इंतहाई मजबूत बना दी और हमें अपनी पाक फ़ौज और कौम पर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तानी हैं। और मैं इसी अपनी स्पीच का इख्तिताम एक शेर पे करूँगी। खूने दिल दे के निखारेंगे रुहे बरगर गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स, बहुत शुक्रिया। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये थी मैडम इफ़रा भट्ट, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब और नेशनल एथलीट पाकिस्तान। राय हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। इसी तरह का 65 के दिनों में एक अजीब वाक़या एक साफ़ी ने लिखा है। कहता है कि जब ऐलान हुआ कि महाज के लिए जो ज़ख्मी फ़ौजी अफसरान और नौजवान हैं उनके लिए खून की अशद ज़रूरत है, तो लाहौर में लोगों की और ख़ासकर ख़ुसूसन बुज़ुर्गों की, जवान अफराद की लाइनें लग गई। उन्हीं में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो अपने वज़न से उसका वज़न कम था। जब वो खून के लिए सामने तशरीफ़ लाता है तो वहाँ पे बैठा हुआ डॉक्टर उसका वज़न करता है, तो वो कहता है कि आप अंडर वेट हैं, आपसे खून नहीं लिया जा सकता वरना आपकी जान को ख़तरा है। उस शख्स का जज्बा ये होता है कि वो बाहर जाता है, अगले दिन फिर आता है और कहता है जी मैं तो इतना खा पी के आया हूँ, क्या अब भी मेरा खून नहीं बढ़ा।
डॉक्टर उसको यही जवाब देता है कि यार आप अंडर वेट हैं, आपसे खून लिया तो आपकी जान को ख़तरा है। वो शख्स बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है, फिर एक सामने दुकान की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, उनसे कहता है बाबा जी ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, बराए करम आप ये अपना 5 किलो का बाट मुझे थोड़ी देर के लिए दे दें। बाबा जी पूछते हैं कि बेटा तुमने इस बाट का करना क्या है? आज तो वैसे ही जंग के दिन है, रोज़गार कोई नहीं, तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा बाबा जी सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए बाट दे दें, उसके बाद मैं आपको बाट वापस लौटा दूंगा। अगर आपको ज़मानत चाहिए तो मेरे पास कुछ नकदी है, ये आप रख लें। बाबा जी ने कहा मुझे इस नकदी की ज़रूरत नहीं है, तू जा बेटा बाट ले, अपना काम कर, वापस कर दे मुझे। वो शख्स 5 किलो का बाट लेता है, अपनी शलवार के अंदर उसको बांध लेता है और वेट करवाने के लिए दोबारा उस मशीन पे खड़ा हो जाता है। रश की वजह से और डॉक्टर की ड्यूटी चेंज होने की वजह से उसका वज़न उस मतलब जो उसका मिकदार थी उससे 2 किलो ज़्यादा शो होता है। खून देता है, खून देने के बाद वो बाहर निकलता है, अपना बाट बाबा जी को देता है और अल्लाह को शुक्र अदा करके वहाँ से निकल जाता है। वो साफ़ी कहता है कि मैं उसके पीछे भागा, मैंने उसे कहा कि यार तेरा खून इतना तूने निकाल के दे दिया, अपना जो 1 बोतल या 2 पॉइंट खून था, अब तू क्या करेगा? उसने कहा भाई हालात कारोबार के भी कोई नहीं, मुल्क को ज़रूरत है, ना मेरे पास कोई चीज़ है, मैं यही कर सकता था कि मेरा खून किसी फ़ौजी के काम आ जाए। बात है जज्बे की, बात है अपने असूल की, बात है वतन से मोहब्बत की। आज वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेसी के अफराद या वो लोग अमीर जो इस मुल्क पे, इस फ़ौज पे भोंकते हैं, इस मुल्क की जड़ें खोखले करने के लिए अपने मतलब की बान की ज़बानें बोलते हैं, उनको सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क खुदा की मर्ज़ी से बना है, आपकी या मेरी मर्ज़ी से नहीं बना। ये खुदा का राज है। यहाँ से हज़रत इमाम मेहंदी की फ़ौज को मदद मिलनी है, यहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आती थी। ये लोग वो सरज़मीन है जो शहीदों की सरज़मीन है, और इसको आप जैसे लोगों के खाम ख्याली का मसला नहीं होगा। मुश्किलात आ सकती हैं लेकिन साबित कदम रहे। अब मैं दावत सुखन दूंगा चेयरमैन अनसर फ़रूक मुग़ल साहब को कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन अनसर फ़रूक मुग़ल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह करीम साहब के जज्बे सलामत रखे कि है जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। माशाल्लाह हर एक ने अपने अपने जज्बे का इजहार अपने अपने अंदाज में किया है। 1965 की जंग, कोई भी जंग हो, जज्बे और हौसले के बगैर नहीं जीती जा सकती। आज हम तकरीबन 57 साल के बाद, बल्कि उसको 57 साल हो गए हैं, 57वें साल में हम दाखिल हैं, अभी यौम दिफा का दिन मना रहे हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि इस वाक़या में अल्लाह की जो रहमत है वो हर हाल में शामिल थी, क्योंकि वही वह जज्बा था जिसने मुसलमानों को एक दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया, और दुश्मन भी ऐसा चला कि जिसने रात की तारीकी में हमला कर दिया। और अल्लाह का करम है कि हमारे जवानों ने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को बता दिया कि हम आज भी ज़िंदा हैं। कुछ चीज़ें हमारे देखने और सोचने की हैं, और अगर हम इस पर गौर करें तो हम उन चीज़ों से काफ़ी सारे दूर निकल चुके हैं। छोटा सा एक जज्बा अगर याद हो जिनका ताल्लुक़ आर्मी से है, द्वारका एयरबेस, ये एक कमर थी इंडियन आर्मी की, और हमारे वहाँ बुज़ुर्ग थे, फौत हो चुके हैं, अल्लाह की उनको जन्नत नसीब करे, वो उस द्वारका अटैक में शामिल थे। ये द्वारका अटैक जो है ये बहरी और
फ़ज़ाई फ़ौज के तावन से हुआ था, हिम्मत से हुआ था, और ये सिर्फ चंद लम्हों का द्वारका अटैक था। और इसको अभी तक ना अमेरिका समझ सका है, ना ही इंडिया को समझ आ सकी है कि यह अटैक हुआ कैसे था। उनने बताया था कि हमने पूरी एक मशक की, एक पूरी रिहर्सल की। उस रिहर्सल के बाद हमने वो अटैक किया। रिहर्सल क्या थी कि यहाँ से जब हमारे त्यारे निकलेंगे, उन्होंने विद इन सेकेंड्स वहाँ पर बम गिराने हैं, पीछे से बहरिया उनको कवर देगी, और उसमें अगर एक लम्हे का भी आगे या पीछे हो जाता तो शायद ये फतह हमारे नसीब में ना होती। तो उन्हें बताया कि जब हम वहाँ से हमला करके वापस निकले हैं, दुश्मन का वहाँ पर जो त्यारा था, कोई एक त्यारा बचा नहीं है, और जब तक दुश्मन को इसकी खबर होती है उस वक्त तक हम वापस कराची पहुँच चुके थे। तो अभी तक उसको भी वो नहीं समझ सके। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने बताया कि उसकी वजह यह थी कि हमें भी समझ नहीं आई कि हमने ये कैसे फतह हासिल की, कि कुछ ऐसा जुनून था, कुछ ऐसी ताकतें थीं कि कौन देखता है कि सामने मौत खड़ी है और बंदा कहे नहीं जनाब मैं आग में छलांग ला के वापस आ जाऊँगी, ये मुमकिन नहीं होता। ये वो जज्बे थे, ये वो जोश था, अल्लाह की रहमत थी जिसकी वजह से ये सारे मुमकिनात हुए हैं। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ इस दिन मना रहे हैं, लेकिन काश कि हम इस दिन के तकाज़ों को भी समझ पाते। उस वक़्त के तराने आज भी दिलों में उतर रहे हैं। ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लब दी फिरें बाजार कुड़े। आगे चलें तो अल्लाह अकबर। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन। ये तराने ऐसे नहीं बने। गाने वालों ने, पढ़ने वालों ने ये तराने गाए हैं तो अंदर से गाए हैं, उनके अंदर कुछ था, ईमान की हरारत थी, जज्बा था, वतन से मोहब्बत थी। और कहते हैं ना कि जब तारक बिन ज़ियाद भी निकला था तो उसने कश्तियाँ जला दी थी। एक ही रास्ता था, आगे जाना है, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है। तो अब यही जज्बा था 1965 की जंग में कि पता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जज्बा था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। तारक बिन ज़ियाद का जब मुकाबला हुआ तो मुखालफीन ने उससे अपनी फ़ौज से पूछा, अच्छा ये बताओ कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये चंद लोग हैं, ये आते हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई पता नहीं है, इतनी समझ आती है, सिर्फ ये एक नारा लगाते हैं, उसके बाद इनको कोई समझ नहीं आती आगे क्या है। समंदर है, पहाड़ है, दरिया है, जो भी है ये बूर करते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा नारा? उन्होंने कहा था नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर। वो जज्बा है। आज हमारे अंदर के वो जज्बात तो मौजूद हैं, वो एहसासात तो मौजूद हैं, लेकिन वो अंदर से ईमान खाली हो चुका है। आज हम सारे काम कर रहे हैं, आज हम सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन काश कि हम सोचें कि हम इसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं। कभी कभी तो ये दिल देख कर दुखता है दिल कि ये क्या ये वही वतन है जिसके लिए अजीज़ भट्टी शहीद हुए थे, जिसके लिए मेजर तुफैल शहीद हुए। कौन कौन सी शहादतें हम शुमार करेंगे। आज हम अपने ताईं अपने गिरबान के अंदर एक मादा परस्त हैं। हमारी मादा परस्ती हमारे अंदर से निकल नहीं रही और इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सोनिया गांधी के दौर में। सोनिया गांधी तो याद है ना सबको, इल्म भी होगा। और वो आज समझ लेकर 100% बात दुरुस्त है। उसने कहा था कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सकाफत पाकिस्तान में घुसेड़ देंगे। ये जंग के काबिल ही नहीं रहेंगे। आज देख लें आज कहाँ गया वो जज्बा, वो जुनून, कहाँ गए वो जो पुत्र हट्टों पे नहीं बिकते थे, कहाँ गए राह के हक के शहीद, कहाँ हैं। एटमी ताकत है हम, मुल्क तो अपना है ना, मुल्क अपना है। अब यहाँ पर मिसाल वही है, सुनी होगी आपने मरासी और धोती वाली।
चौधरी ने धोती पहन ली तो मरासी का बाकी सारी गल्लां ठीक है, लेकिन धोती मेरी है। आज हमारे साथ भी यही काम हो चुका है। हम एटमी ताकत हैं, लेकिन एटमी ताकत हमारी नहीं है। हम ये कह सकते हैं मुल्क हमारा है, बस इतना हमें पता है। आज हम सियासतदानों को सामने रख के हर काम कर रहे हैं। आज हम अपने सियासतदान का दिफा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार नहीं। आज हम अपने सियासतदान की जय जयकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने किसी हीरो की जय जयकार करने के लिए तैयार नहीं। कहाँ हैं वो लोग कहाँ हैं जिनको कायदे आज़म का पास था? आज हमारे अंदर बशमूल मेरे कितने हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं बेटा ये परचम है पाकिस्तान का, ये परचम है पाकिस्तान का, इसका अदब कैसे करना है? कोई नहीं बताता। आज हमने कायदे आज़म को रौंद डाला है। आज हम कायदे आज़म के मुतल्लिक़ ऐसे ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्टून बना रहे हैं कि अल्लाह माशाल्लाह वो बानी थे हमारे, पाकिस्तान दिया ही उन्होंने हमें। हम कौन से हैं? हमें तो मिली पक्की पकाई मिल गई, उसमें बैठ के खा रही हैं। आज हम ये बड़े शौक़ से लगाते हैं। हाँ जी, कायदे आज़म जब रिश्वत देखी तो कायदे आज़म एक कौन पहले सेंटर में थे, अब साइड पे हो गए। अजीब है यार, रिश्वत कायदे आज़म ने बोला तुम्हें दो, कायदे आज़म ने बोला था कि रिश्वत दो। आज हमारे पास है कहते हैं अच्छा कायदे आज़म ने फ़ायदा जिथे फंस उथे मनु दस, ये कायदे आज़म ने बोला था यार। आज हम अपने हीरो को भूल चुके हैं। रिश्वत हम खुद देते हैं, लेकिन कसूर किसका है? कहते हैं जी बाबा कायदे आज़म का कसूर है। हमारे अंदर ये चीज़ें डाल दी गई हैं, समो दी गई हैं। आज तो ये बल्कि अरसा हो गया, इन सवालों को तो पुराने हो चुके हैं कि यहाँ पर भी हैं। अभी आपके सामने बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान का परचम जलाया गया है। क्या वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं थे? उनको देखने वाले पाकिस्तानी नहीं थे जिनके सामने वो परचम जला है? आज हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं ना, कायदे आज़म की तौहीन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की तौहीन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वो कहाँ गई चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन? हमारे निसाब से उसको निकाल दिया गया। हमारे निसाब में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। वतन की मिट्टी गवाह है रहना, कहाँ पर है वो? मिट्टी तो है, गवाही कौन देगा? उसके लिए खून ही कोई नहीं है। मादा परस्ती में हम घुस चुके हैं। इस मादा परस्ती से हमें निकलना होगा, और ये हमें अपने इस गिरेबान से शुरू करना है। जब हम अपने इस गिरेबान को देखेंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। आज हम बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करवाने के लिए तैयार हैं, हम्टी डम्टी करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौमी तराना याद नहीं करवाने के लिए तैयार। कितने हम में से जो हम कहते हैं बेटा कौमी तराना पढ़ो, मिली नगमे पढ़ो, उसको याद करो, कोई नहीं करता। वजह क्या है? आज हम मादा परस्ती के दौर में दाखिल हो चुके हैं। कहाँ गई? आज अंकल आ गया और पापा आ गया है। अंकल, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, अंकल ही है ना सारे। रिश्ते कहाँ गए? तकद्दुस कहाँ गया? ख़त्म हो गया। ना उसको पता चाचा मेरा कौन है, ना उसको पता कि मेरा मामू कौन है, बस अंकल ही है। आंटी आ गई, आंटी कहाँ पर है? फूफी भी आंटी, खाला भी आंटी, ऐसे ही है ना, मामी भी आंटी। रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो गया। अब्बा जान की जगह कहाँ पर आ गया? पापा आ गया। वालदा अम्मी की जगह कौन आ गया? मामा आ गई। अब ये देखें, ज़रा सोचें, अपने दिमाग में ले के जाए इस बात को। फूफी, खाला, मासी, ममानी, चचा, मामू, बाबा, अब्बा जी, अम्मा जी, इन लफ्ज़ों को दोहराएं। मम्मी, डैडी, आंटी को दोहराएं। खुद आपके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी। क्या निकलेगा अंदर से? एहसास जागेगा ना कि रिश्ते कौन से हैं, किस रिश्ते के अंदर कशिश है बोलने में और किस रिश्ते के अंदर कशिश नहीं है। आज वतन की मोहब्बत की कशिश ही तो हमने ख़त्म कर दी है। आज वो कशिश ही तो हमारे अंदर नहीं है। आज हमें पाक फ़ौज के वो सारे काम नज़र आते हैं। पाक फ़ौज ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? अरबों रुपए के फंड लगाए जाते हैं इदारों के ऊपर, अरबों रुपए के। लेकिन क्या होता है? दहशतगर्दी आई तो फ़ौज आगे, सैलाब आए तो फ़ौज आगे, हर काम में फ़ौज आगे।
सितंबर ही नहीं मनाना, हमें 6 सितंबर के लिए अमली काम भी करने हैं। बहसीयत सहाफ़ी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा सच लिखें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लिखें, अंदर से निकलें, रूटीन से निकलें ना। जब आप रूटीन से निकलेंगे तो सच लिखेंगे, कोई खा नहीं जाएगा आपको। वतन के बारे में सच लिखें, तहकीक करें, अपने बच्चों के लिए सच लिखें, अपने बच्चों को बताएं कि हम 6 सितंबर मनाते क्यों हैं, हुआ क्या था। आज जो भी है वो सारा काम करके ख़त्म कर रहे हैं हम, लेकिन 6 सितंबर अलामती तौर पर मना रही है। मैंने तकरीर कर दी, आपने कर दी, सब ने कर दी तकरीर, बस ठीक है 6 सितंबर आ गया, अखबारात में आ गया, TV चैनल्स पे आ गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म होगी बात। 6 सितंबर को हुआ क्या था, बस ये मैंने भी ललकड़ा मार दिया, इधर से शाह साहब ने मार दिया, सगीर भट्ट साहब ने मार दिया, निशान साहब ने मार दिया, बस बात ख़त्म हो गई। नहीं, हमें देखना है कि हम अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। 6 सितंबर अपनी नस्लों के अंदर हमने पेवस्त करना है, उनके अंदर समोना है, हमने अपना हिस्से का किरदार अदा करना है। बारिश का पहला कतरा अगर किसी ने पढ़ी हो, बारिश का पहला कतरा एक कहानी सबक था हमारा, कि जब बारिश होने लगती है ना उसमें बताया अच्छा कहते कौन जाएगा, सब कहते हैं पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, फिर एक हिम्मत करता है, वो फिर एक नीचे आता है, उसके पीछे सारे नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो बारिश का पहला कतरा हमें बनना है। कहते हैं ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, पुरस्रार बंदे बनना है, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समंदर और दरिया भी आपके रास्ते में कुछ नहीं बनेंगे। ये रुकावटें ख़त्म करनी है, अपने हिस्से का किरदार अदा करें। जीना तो सभी ने है ना, जीना सभी ने है, वक्त पे सब ने एक्सपायर हो जाना, एक्सपायरी डेट सब की है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि चीज़ों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हमें पता नहीं कि हमारी एक्सपायरी डेट कौन है, अचानक ही से आ जानी है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम अपने ज़मीर को मुतमिन करके जाएँ कि अपने हिस्से की जो शमा जला रहे हैं, अपने हिस्से का जो बीज हमने बोना है वो बो चुके हैं हम। अगली किस्मत कहने अगे लैंड देना साइयां दा मुकद्दर है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको सोचें, हम इस दर्द को समझें, वतन के दर्द को समझें। अगर हमारे लियाकत अली ख़ान का कातिल पकड़ा जाता तो आज ये काम ना होता। अगर लियाकत अली ख़ान का कातिल पकड़ा जाता तो आज वतन हमारा कहीं से कहीं पर होता। देख लें ना सियासतदानों को, जब आते हैं हर किसी कुर्सी की बड़ी होती है, पिछली सारी हुकूमतें उठा के देख लें, जब से आए हैं क्या हुआ, एक दिन भी बता दें कोई अमली काम हुआ हो, अवाम के लिए हुआ हो। अमली काम वही होता है जो अवाम के लिए होता है। छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, 2 दिन की पहले की बात है, मेरे अपने इलाके का वाक़या है। 4,500 का सिलेंडर गैस का हुआ है। हुआ क्या है, हंगू में उन्होंने तहरीक चलाई है, या हम इतने यानी कि वतन परस्त हैं, हंगू में तहरीक चली है कि सुई का जो गैस है, सिलेंडर जो है, ये आम ईंधन है हमारे जलाने के लिए, तो इसको ज़्यादा क्यों किया जाए, इसको कम करें। को 3200 का सिलेंडर वहाँ पर मिल रहा है। अब हमारे शेर जवानों ने क्या किया, इनको पता चला अच्छा उठे 3200 का मिल रहा है, 2600 का बेचनी है, इन्होंने कहा जी शॉर्ट कर दो सारी। यकीन करें गैस शॉर्ट कर दिए और बड़े एहसान के साथ भाजी 4500 का लेना ही तो लै लो, निकल खत्म। ये वतन परस्ती है ना हमारी, हमें अपने हिस्से की शमा जलानी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। गुजरात प्रेस क्लब के चेयरमैन अंसर फरूक मुगल साहब जो कह रहे थे कि हमें अपने हिस्से की शमा जलानी है। दावा था चाय पिएंगे लाहौर के जिमखाने में बैठकर, दावा था चाय पिएंगे लाहौर के जिमखाने में बैठकर। ऐसे ही उनके होश उड़े कि उनको छठी का दूध याद आ गया। अब मैं दावत सुखन दूंगा प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद फ़ारूक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की आज की जो महफ़िल है 6 सितंबर के हवाले से बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज की जो गैदरिंग है काफ़ी हाउसफुल है हमारा। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर अंसर फरूक मुगल साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने काफ़ी बामैनी गुफ्तगू की, जिसमें हमारे जो जूनियर जितने भी जर्नलिस्ट हैं सब के लिए एक सबक उन्होंने दिया है। अब सोचने की बात है कि हम इनकी स्पीच को किस लेवल पे लेके और अपने दिमाग को किस तरह खोलते हैं।
उन्होंने दस्तक दे दिया है, उन्होंने नॉक कर दिया है आप सबको। अब ये आपका काम है कि आप किस तरह अपने माइंड को ओपन करते हैं एज ए सहाफ़ी, अपने मुआशरे में निकल कर जो आपके नज़र में वीक पॉइंट्स आते हैं उनको आप हाईलाइट करें। ये तो एक इब्तदाइया गुफ्तगू है मेरी, बाकी कुछ कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्पीच मुख्तसर करूँ। जनाब चेयरमैन साहब और सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। निकल पड़े हैं सर पर कफन बांध कर या अल्लाह, निकल पड़े हैं सर पर कफन बांध कर या अल्लाह, वतन के बेटों की तू हिफाजत करना। ये जो हम सांस ले रहे हैं, आज़ादी से बात कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ सुना रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में जी रहे हैं। इस आज़ाद मुल्क की आज़ादी के पीछे हमको ना दिखने वाला वो खून है जो हमारे फ़ौजी भाइयों ने दिया है। इन फ़ौजियों की कुर्बानियाँ हम कैसे उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं? मुझसे पहले जिन दोस्तों ने अपनी अपनी तकारीर की है, उन्होंने अपने जोश और जज्बे से अपना अंदाज़ में बयान करने की कोशिश की है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने अंदाज़ में बयान करने की कोशिश करूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितने शुहदा अपने अपनी मंजिलों को पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। हम सब दिन रात सुकून से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये फ़ौजी जवान माओं के जिगर के टुकड़े सरहदों पर मामूर हैं। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे कल के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने सरहद के मुहाफ़िज़ों की कदर करें, क्योंकि हम सब बतौर सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के इस प्लेटफार्म पर यौम दिफा के हवाले से इकट्ठे हैं। हमें चाहिए कि हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। बतौर प्रेस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब, मेरे ख़्याल के मुताबिक एक सहाफ़ी को चाहिए कि जिस तरह पाक अफवाज मुल्क पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों से हमारी हिफाजत कर रही है, हमें चाहिए कि हम अंदरूनी दुश्मनों पर नज़र रखें और अपने सिक्योरिटी के इदारों के साथ मदद करें, उनके इल्म में लाएं, इनका साथ दें। हमारे सिक्योरिटी अफसरान के इल्म में होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब ब्लैक मेलिंग की सहाफ़त नहीं करता, बल्कि अपने कलम के ज़रिए, अपने कैमरों के ज़रिए, अपने माइक के ज़रिए जहाद करता है। हमारे इदारों पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की पूरी टीम, आम मेंबर से लेकर सदर चेयरमैन तक, आम से आम मेंबर से लेकर सदर और चेयरमैन तक सब राह हक के मुजाहिदों के साथ खड़े हैं। हमें चाहिए कि अपने कलम का इस्तेमाल, कैमरे का इस्तेमाल और अपने माइक का इस्तेमाल मुआशरे की इस्लाह के लिए करें, ना कि किसी की पगड़ी उतारने के लिए इस्तेमाल करें। अगर पाकिस्तान की तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें अपने सहाफ़ी भाइयों की लाजवाल कुर्बानियाँ भी नज़र आती हैं। जहाँ हमारे फ़ौजी भाई पुलिस के जवान शहीद हुए, वहाँ सहाफ़त के जवानों ने भी अपना हिस्सा डाला है, और मुस्तक़बिल में भी हमेशा हम इंशाअल्लाह पाक अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। इस प्लेटफार्म की बदौलत मैं आज ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब हमेशा की तरह मुस्तक़बिल में भी ब्लैक मेलिंग से पाक सहाफ़त को फ़रोग़ देगा और मुआशरे में समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ अपने इदारे का भरपूर साथ देगा। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ हम आवाज़ होकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक नारे की मैं आपको थोड़ी सही करवा दूँ, तस्हीह करवा दूँ। नारा जब भी लगता है उसकी एक SOP होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब पाक फौज का आता नारा तो पाइंदाबाद होता है, जिंदाबाद नहीं पाइंदाबाद होता है कि हमेशा वो पाइंदाबाद रहे। इसलिए जहाँ भी कि नारा लगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब इंशाल्लाह जिंदाबाद।
ठीक है जी। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। अब मैं दावत सुखन दूंगा सदर सैयद तारिक हुसैन शाह साहब को। हर दिल अज़ीज़ हमारे सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के, प्लीज़ डाइस में तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर सैयद तारिक हुसैन शाह साहब। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देखिए माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से 6 सितंबर के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। आप लोग शामिल हुए हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। हमारे लिए ये काफ़ी है कि हमारे तमाम दोस्तों ने बड़े अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब ने 6 सितंबर के हवाले से आप लोगों को ब्रीफिंग दी। और वैसे भी 6 सितंबर का जो एक ऐसा वाक़या गुज़र चुका है, उसको तकरीबन 57 साल गुज़र चुके हैं और आप लोग उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अमल होता हुआ मुझे आज तक नज़र नहीं आया। क्योंकि हमारी सुस्तियाँ, हमारी काहलियाँ, हमारी अपनी कमियाँ कुछ भी नहीं करते हम लोग। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे और नज़र बद से बचा के रखे। हम ज़्यादा बुलंदो बाग दावे इसलिए नहीं कर सकते कि जो हमारी दानश्वरों की नज़रें हैं वो सारे मुल्क पे लगी हुई हैं। तो मुल्क के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो दुश्मन है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक महाद बनाए हुए हैं। तो हम तमाम साफ़ियों को अपनी जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है हमें बताना चाहिए कि हमारी फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, क्योंकि इसमें ईमान है और ये मुसलमान फ़ौज है। हम किसी भी हाल में फ़ौज से पीछे नहीं हट सकते। हमारा नारा यही होता है कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं और अल्लाह ताला हमें मरते दम तक पाक फ़ौज के साथ ही रखे। और हमारा दावा भी यही है, जैसे आप तमाम दोस्तों ने ये नारा बुलंद किया है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब पाक फ़ौज के साथ है, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी नारा है हमारा कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जो है करप्शन से पाक है। तो हम इस दावे के साथ 6 सितंबर के हवाले से तमाम दोस्तों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं। वो एक वाक़या रूनमा हुआ कि दुश्मन ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने जंग तो नहीं लड़ी लेकिन दफ़ा किया, डट के किया। दफ़ा भी एक जंग की सूरत ही होती है, लेकिन दफ़ा होता है कि दुश्मन अचानक हमला कर दे और घर वाले उसका दफ़ा करते हैं, अपना बचाव करते हैं। हमने कोई हमला नहीं किया, उन पर दफ़ा ज़रूर किया, बहुत अच्छा दफ़ा किया जो आज तक हम याद करते हैं। और हमारी फ़ौज और हमारी अवाम ने जो किरदार अदा किया उसके हवाले से हम सारा अपना बुलंद करके फ़ख्र से बात करते हैं कि 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ने और अवाम ने मिलकर बड़े अच्छे अंदाज में दफ़ा किया। ठीक है जी, इस वाक़े को 57 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज में और हमारी अवाम में ऐसा जज्बा कायम दायम रखे ताकि जब तक मुसलमानों का जज्बा कायम है दुनिया की कोई फ़ौज इनको हरा नहीं सकती, शिकस्त नहीं दे सकती। ईमान का जो जज्बा होता है ना, इसमें एक ख़ास ताकत होती है, ख़ास क़ुव्वत होती है। आप देखें कि जो काफिर होते हैं उनके जज्बात ऐसे नहीं होते। उनका एक त्यारा गिर जाए, उनको दहशत पड़ जाए, कोई चाकू लेके चला जाए, दहशत पड़ जाती है पूरे मुल्क पे। और मुसलमान एक ऐसी कौम है शहीद होना पसंद करती है। तो ये जज्बा किस कौम में हो सकता है सिवाय मुसलमान के? किसी कौम में नहीं है। मेरा तो तुहानू ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कोशिश ये रखो कि इंसान अच्छे दी नीयत नाल सारे काम करे और ईमान के जज्बे नाल करे। तो अल्लाह ताला तुहाडा सब का जज्बा 6 सितंबर के हवाले नाल इस तरह का करे कि जिहड़ा उन्होंने जनून वहाया सी तुसीं डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के नाल दिखाओ, तो असीं इहनूं कामयाब करके बकायदा दुनिया के होर मजीद असीं दसीए कि ईमान नाल चलिया भी बड़ी कामयाबी है, ब्लैक मेलिंग कोई कामयाबी नहीं। असीं ब्लैक मेलिंग नूं पसंद नहीं करते, बल्कि मैं तुहानूं ये कहांगा असीं डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का पौधा ला के तो ब्लैक मेलिंग के पौधे नूं असीं दफन कर छड़िया 4 साल हो। साडी कोशिश है कि कोई बंदा किसी की पगड़ी ना उठाए, ब्लैक मेल ना करे। है भी तमाम सहाफियों को यह पैगाम दईए कि रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। तुसीं सहाफत रिज़्क़े हलाल खा के भी कर सकते हो, कोई रिज़्क़े हराम में सहाफत नहीं पई है। भी
और गुजरात के सहाफियों से कहने कि जिन्होंने लोगों ने अच्छे तरीके ईमानदारी वर्क करना है, सहाफत करनी है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में ज्वाइन कर। यह एक ऐसा अदारा है जिसे कोई ब्लैक मेल नहीं, कोई छोटा वड्डा नहीं है, भी सब की इज्जत एक जैसी है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मेरे दोस्त जिस तरह साड़ी नीयत है इस तरह ही इकट्ठे होकर चलन दे, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब भी कामयाब है, तो साड़ी पाक फौज भी कामयाब है, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का हर सिपाही पाक फौज का साथी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब मैं प्रोग्राम को थोड़ा मुख्तसर करता हूँ। मुख्तसर मुराद कि अब जो इनामात की सरमनी है वो मुनक्कद होगी। 5 से 7 मिनट लिए जाएंगे। दिलों की धड़कनें अब काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। जो कौन से खुश नसीब हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तकरीब का इख्तिताम करते हुए एक शेर आपकी नज़र कर दूँ। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मोमिन मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें।